हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 14 है, लेकिन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है। हमने लास्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट किया और 2 लेक्चर हम उसके ऊपर कर चुके हैं। एक आपका उसका वर्गीकरण नाम पद्धति और उसका इंट्रोडक्शन, और उसके अलावा एमिनो को बनाने का विरचन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एमिनो पे और चर्चा करेंगे। और अब आप जानते हो कि अब हमारी चर्चा के विषय होने वाले हैं उनके भौतिक गुणधर्म और उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसा मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया, हम इस चैप्टर को 2 हाफ्स में पढ़ेंगे। पहले हम सिर्फ अमीन्स की बात करेंगे और उसके बाद हम डायज़ोनियम सॉल्ट, जिसको हम डायज़ोनियम लवण कहते हैं, उनकी अभिक्रियाएं, उनको बनाने की विधियां और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने 10, 11 और 12 चैप्टर पढ़ा, जो कि आपने हेलो एल्केन पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा या फिर आपने अल्कोहल फिनोल पढ़ा, वो हमारे थोड़े से लेंदी चैप्टर थे। क्यों लेंदी थे? क्योंकि उन चैप्टर्स में आप देखोगे कि हमको हमेशा 3 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करनी थी, तीनों को बनाने की विधि देखनी थी, तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना था। लेकिन अभी हमारा ये जो चैप्टर है एमीन, इस एमीन में हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक एमीन और एक आपके डायज़ोनियम लवण। तो ये चैप्टर हमारा काफी इजी चैप्टर भी है और साथ में ये हमारा बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, तो हम इसको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है आपके एमिनो के भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। क्योंकि हर चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी होती है, तो सारी अभिक्रियाओं को एक साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हमें याद रखने में भी दिक्कत होती है। तो हमेशा हम अभिक्रियाओं को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो आज हम अमीनो की कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो पहले रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उनके भौतिक गुण के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है एमिनो के भौतिक गुणधर्म। अब मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और अभी तक आप सब लोगों को याद हो चुका है कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, एक उनकी अवस्था, एक उनकी विलयता और तीसरा उनका क्वथना। तो यहाँ भी हम जब भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे तो हम 3 ही मुद्दों पे चर्चा करेंगे। कौन से 3 मुद्दों पे चर्चा करेंगे? 3 मुद्दे होंगे हमारे। पहला मुद्दा होगा हमारी अवस्था, दूसरी होगी हमारी विलयता और तीसरा होगा हमारा क्वथनांक। अवस्था, विलयता और क्वथनांक, इन 3 टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। अब अगर मैं अमीनो की भौतिक अवस्था की बात करूं तो भौतिक अवस्था का मतलब हो गया उसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो हम बोलेंगे या तो वो ठोस होगा या द्रव होगा या फिर गैसीय होगा। तो 3 अवस्था हो सकती है, ठोस, द्रवीय और आपकी गैसीय। इन तीनों अवस्था में से इसकी कोई भी अवस्था यहाँ पर हो सकती है। तो अमीनो की आपकी 3 अवस्था हुई, एक हो गई ठोस, एक हो गई द्रवीय और तीसरी हो गई बच्चों आपकी गैसीय अवस्था। अब अगर हम बात करें एमीन्स में कम कार्बन वाले अमीन्स की, मतलब ये कि कोई भी अमीन होगा वो आपकी कार्बन की चेन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो अगर आप देखोगे कि कार्बन की संख्या किसी चीज में कम है तो वो सारे अमीन जो होते हैं वो आपके द्रव होते हैं। द्रव होने के साथ आप देखोगे कि जैसे मिथेनमाइन हो गया, तो कुछ अमीन आपके गैस के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वो आपके क्या होते जाते हैं, वो आपके ठोस होते जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम बात करें मिथेनेमाइन और दूसरा अगर हम बात करें इथेनेमाइन, इनकी हम बात करें तो ये गैस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं
कार्बन की संख्या 3 या 4 है, तो अगर कार्बन की संख्या 3 या 4 होती है तो अवस्था हो जाती है आपकी द्रवीय, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन की संख्या और बढ़ गई, कार्बन की संख्या बढ़ने पर, कार्बन की संख्या अगर बढ़ती जाती है तो आप देखते हैं कि कोई भी चीज क्या होती जाती है, वो ठोस की स्थिति में चली जाती है। क्लियर। मैं मिथेनमाइन, इथेनमाइन इनकी बात करूं तो ये आपकी गैसेस होती हैं, लेकिन अगर मैं कार्बन बोलूं 3 या 4 है किसी में, तो वो द्रव वाली अवस्था में होता है। अगर 3 या 4 से बहुत ज्यादा कार्बन बढ़ गए, तो कार्बन जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं ना, अवस्था उतनी ही क्या होती जाती है, अवस्था आपकी उतनी ही ठोस होती जाती है। क्लियर। अब ये तो हुई एलिफेटिक वालों की बात। अब हमारे पास में एरोमेटिक भी होते हैं, और आपने देखा है कि एरोमेटिक में हम एनिलिन के बारे में भी पढ़ते हैं, और हमारे पास में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बच्चों अगर मैं एनिलिन की बात करूं, एलिफेटिक के बाद अगर मैं एनिलिन की बात करूं, तो एनिलिन सबने देखा है क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर मेरे पास में NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो मैं उसको एनिलिन बोलूंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बेंजीन की रिंग बना डाली और मैंने इस पे NH2 लिख दिया। अब बेंजीन की रिंग के ऊपर जो NH2 है, ये आपकी एक रंगहीन गैस होती है। क्या होती है कि आपकी रंगहीन गैस है। लेकिन आप देखोगे कि जब आप इसको स्टोर करके रखते हो तो कई बार ये वातावरण के कांटेक्ट में आने से, क्योंकि ये रंगहीन होती है, तो अपना रंगहीन प्रकृति को छोड़कर ये क्या करती है, कलरफुल होने का प्रयास करती है। तो अगर आपने इसको एटमॉस्फेयर में कहीं पर अपने एनवायरनमेंट में इसको स्टोर करके रखा है, तो धीरे धीरे इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये रंगहीन जो रूप है, ये रंगहीन से रंगीन होता जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टोर करने पर अगर ये वातावरण के संपर्क में आती है, अगर ये वातावरण के संपर्क में आती है, तो ये रंगीन प्रकृति की हो जाती है। ये बात क्लियर। एनिलिन गैस है, एनिलिन का नेचर क्या है, एनिलिन का स्टेट है रंगहीन, रंगहीन मतलब कलरलेस, लेकिन स्टोर करके रखा और प्रकृति में वो किसी चीज के साथ कांटेक्ट में आई तो उसका रंगीन कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी भौतिक अवस्था की बात, पहला भौतिक गुण। आगे बढ़ती हूं मैं दूसरे भौतिक गुण की तरफ। दूसरा भौतिक गुण है हमारा विलयता। अब किसकी चर्चा करें, चर्चा करते हैं विलयता के बारे में। ठीक है, विलयता का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। अब बच्चों ये जो आपके अमीन है ना, ये आपके, आप देखोगे कि ये आपके कई बार जल में भी घुल जाते हैं, और जल में घुलने के साथ आपके कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये उनमें भी घुलने की प्रकृति रखते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारे जो अमीन हैं वो कभी कभी जल में भी घुल जाते हैं। ठीक है, और कई बार आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, लाइक अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, ईथर हो गया, उनमें भी घुल जाते हैं। क्लियर। अब किसी भी चीज की विलयता कम कब होती जाती है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है ना, घुलनशीलता, विलयता उतनी ही कम होती जाती है। अगर कार्बन 2 है तो उसकी विलयता ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो कार्बन 4 है। अगर कोई कार्बन सीधे लगे हैं तो उनकी विलयता ज्यादा होगी। अगर कोई कार्बन ब्रांच में लगा है, शाखा में लगा है, तो उसकी विलयता अपने आप ही कम हो जाती है। तो आप बोलोगे कि अगर कार्बन की संख्या बढ़ी, क्या हुआ, कार्बन की संख्या बढ़ी तो विलयता क्या होती जाएगी, विलयता कम होती जाएगी। क्या होगा बच्चों, विलयता जो होगी वो कम होती जाएगी। क्लियर इतना।
एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गई कि जो मिथेनामाइन और इथेनामाइन है ना, इनकी कैसी गंध होती है, ये मत्स्य गंध वाले होते हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखना। मत्स्य गंध का मतलब होता है कि जब हम किसी नदी के किनारे खड़े होते हैं और वहां से हमें जो मछलियों की जो स्मेल आती है, वैसी स्मेल इन दोनों गैसेस की होती है, मिथेनामाइन और इथेनामाइन की। ठीक है, बात क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे हम विलयता के ऊपर। तो मैंने बोला कि कार्बन की संख्या अगर कम है तो विलयता ज्यादा होती है, घुलने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, विलयता का गुण अपने आप ही क्षीण होता जाता है। क्लियर? तो विलयता किसी भी चीज में क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को जल में घोलते हो तो जल के साथ क्या बना लेता है, बार बार हम बात करते हैं, वो जल के साथ बना लेता है अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। क्या बना लेता है? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। और इस अंतर आणविक हाइड्रो आबंध को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई भी चीज पानी में क्यों घुल सकती है? क्योंकि वो वाटर के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर इतना? तो ये रीजन होता है जल में विलयता का। तो अब आप देखोगे तीसरा भौतिक गुणधर्म मैं क्या बात करूंगी? क्वथनांक की बात करूंगी। ठीक है, विलयता और अवस्था पर हम चर्चा कर चुके। तीसरा गुण होता है आपका क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों आप क्या देखोगे कि आप बात कर रहे हो अमीन्स की, NH2 की बात कर रहे हो। अब इस NH2 में देखो, एक तो N है, एक H है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये N और H जो होते हैं ना, ये दोनों ही ध्रुवीय हैं। और इन दोनों में किस चीज का अंतर है? विद्युत ऋणात्मक अंतर है। विद्युत ऋणात्मक अंतर है, दोनों ही आपके ध्रुवीय हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट आपका उन चीजों का ज्यादा होगा जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखेंगे। लेकिन मैं इन सब की अगर कंपैरिजन अल्कोहल के साथ करूं तो आप अभी भी आप ये देखोगे कि अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा होगा। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक ज्यादा होने से यहाँ पर रीजन क्या है? क्योंकि OH जो होता है आपका, वो किसी भी चीज के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। उस अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। लेकिन अगर आप अमीन्स की बात करो तो इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर आणविक संगठन करने की शक्ति होती है। तो अंतर आणविक संगठन होने के कारण ये क्या करते हैं? अपने बॉइलिंग पॉइंट को अल्कोहल के कंपैरिजन में कम रखते हैं। तो विद्युत ऋणात्मक अंतर भी है। और आप देखोगे कि अगर इनका लगभग आप अगर मॉलिक्यूलर मास देखो तो मॉलिक्यूलर मास सिमिलर होते हुए भी इनका जो डिफरेंस है क्वथनांक में, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन कंपैरिजन अगर मैं करूं अल्कोहल से, तो अल्कोहल का क्वथनांक अमीन से ज्यादा होता है। ठीक है, वो क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि अल्कोहल आपके क्या बना लेते हैं? अल्कोहल के अंदर है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? जो कि अमीन्स में नहीं हो सकती। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका अभी भी क्वथनांक बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब बच्चों एक और चीज आप देखो, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर से बताई हुई है। यहाँ पर मैंने 3 अमीन लिए हैं। ठीक है, एक 1 डिग्री वाला, एक 2 डिग्री वाला, एक 3 डिग्री वाला। अब ये जो बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, इसको आप बोलोगे अंतर आणविक संगठन कर रहे हैं। अंतर आणविक संगठन जो है इनके बीच में, उसी की वजह से आप देखोगे कि ये एक तो विलयता वाला गुण प्रकट करते हैं, और विलयता के बाद इनका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता तो जाता है कार्बन की संख्या बढ़ने से, लेकिन फिर भी अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए। ये है आपका RNH2।
ठीक है, RnH2 का मतलब हो गया मेरा 1 डिग्री वाला अमीन, और 1 डिग्री अमीन को मैं कहूंगी प्राइमरी अमीन। क्लियर? ये हुआ मेरा RnH2 यहां पर, और RnH2 यहां पर, और यहां पर NRnH2। ठीक है, तो यहां पर RnH2 आपका 1 डिग्री अमीन हो गया। अगर यहाँ पर RNH होता तो इसको हम 2 डिग्री अमीन कहते, और यहाँ पर अगर सिर्फ आपका RN होता तो ये आपका 3 डिग्री का अमीन हो जाता। अब जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो इसको आप बोलोगे ये क्या कर रहे हैं, अंतर आणविक संगठन। अंतर आणविक संगठन का मतलब इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इस अमीन में RNH2 में N और H में दोनों में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है। ठीक है, दोनों की अगर आप बात करो तो ये और भी जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हमने पहले कुछ चैप्टर्स में त्रिविम गुणों की बात की थी, तो वो त्रिविम गुण भी ये दर्शाते हैं जिसकी वजह से इनकी जल में जो विलयता है वो प्रकट होती है। ठीक है, अब आपको एक टेबल गिवन है, जो हम हमेशा टेबल देखते हैं क्वथनांक की। ठीक है, अब आप देखोगे लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले एमिनो, एल्कोहलों एवं एल्केनों की क्वथनांकों की तुलना, तीनों की तुलना यहां पर कर दी। ठीक है, यहां पर एमिनो की भी चर्चा हो गई, एल्कोहलों की भी हो गई, और एल्केनों की भी हो गई। इस चर्चा में आपने क्या देखा, इनका जो आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान होता है इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो लगभग सेम है, और सेम होने के बावजूद भी इनके जो क्वथनांक है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। बच्चों यहाँ दिया है C4H9NH2, 4 कार्बन, मेथ प्रोप। ठीक है, मेथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन अमाइन। ये भी अमाइन, ये भी अमाइन, ये अमाइन नहीं है, ये आपका एल्केन है। तो OH की बात करूं तो ये आपका एल्कोहल है। तो एक बार हम इनको यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं कि कौन अमाइन है और कौन एल्कोहल है। ये आपका अमाइन है, ये भी आपका अमाइन है, ये आपका अमाइन है, ये आपका एल्केन है, और ये आपका एल्कोहल है। अब अगर आप इनका द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आता है 73, 73, 73, 72, 74। ऊपर वाले 3 का तो देखोगे बिल्कुल तीनों का 73 है, नीचे वालों 2 का थोड़ा सा फर्क है। तीनों का द्रव्यमान सेम होने के बाद भी आप देखो कि क्वथनांक एक का 350 है, एक का 329 है, एक का 310 है। 350, 329, 310 घटता चला जा रहा है। तो घटता क्यों चला जा रहा है कि आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो हमने यहाँ पर अमीन लिए हैं तीनों, इनमें क्या हो रहा है, अंतर आणविक संगठन हो रहा है, जिनकी वजह से इनका क्वथनांक कम होता जा रहा है। एल्केन का देखो तो 300 है, और एल्कोहल का देखो तो अभी भी सबसे ज्यादा है। तो आपने ये देखा कि मैंने आपको जो भी तीनों चारों चैप्टर्स पढ़ाए, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन जिस भी चैप्टर में हमने पढ़ा, और उनका कंपैरिजन हमेशा हमने अल्कोहल के साथ किया, तो अल्कोहल हमेशा टॉप पे रहा। तो अल्कोहल जो है आपके, उन अल्कोहलों का क्वथनांक ज्यादा क्यों है, उनका क्वथनांक ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके बीच में आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध है, जिसकी वजह से उनका क्वथनांक ज्यादा है। तो ये 3 गुण होते हैं भौतिक गुणधर्म। पहला होता है उसकी अवस्था, अवस्था मतलब या तो वो गैस होगा या ठोस होगा, या फिर वो क्या होगा, द्रव होगा। दूसरा होता है उसकी विलयता, कि वो किसमें घुलेगा किसमें नहीं घुलेगा। और तीसरा होता है उसका क्वथनांक, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर? तो ये थी बच्चों आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं की तरफ। अगली है अमीनों की, अमीन्स की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हम बहुत सारे रूपों में यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ढेरों सारी अभिक्रियाएं हमारे पास अमीन्स के केस में है। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन भी करोगे, जिसमें आप सल्फोनेशन भी करोगे, ब्रोमिनेशन भी करोगे। इसके अलावा अमीन्स की हम बहुत सारी रिएक्शंस इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम जो पहला लेक्चर करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया में, वहां पर हम ये देखेंगे कि क्या ऐसा रीजन है जो अमीन है वो अपनी क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है।
तो क्षारीय प्रवृत्ति कोई भी चीज दर्शाता है तो उसके लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, उसकी पीकेबी वैल्यूज निकालनी पड़ती है। मतलब हमें यहाँ पर उसका पीएच देखना पड़ता है, हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉगरिथम देखना पड़ता है, तभी हम बता सकते हैं कि कौन कितना प्रबल क्षार है या फिर नहीं है। तो बच्चों अमीन की अगर अपन चर्चा करें, अमीन्स क्या होते हैं? अमीन्स होते हैं आपके NH2। ठीक है, इस NH2 में आपके पास में दो चीजें हैं, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। मैंने अभी एक बात की थी कि इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणात्मक अंतर है। क्या अंतर है? पहला अंतर तो है ये विद्युत ऋणात्मक, और दूसरा ये जो आपका नाइट्रोजन है ना, इसके ऊपर असहभाजित एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको आप बोलते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैं NH2 की चर्चा कर रही हूं तो मैं यहाँ पर 2 डॉट अगर लगाती हूँ तो मैं बोलूंगी कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है? दो चीजें मैंने आपको अमीन के बारे में बताई, दो चीजें मैंने NH2 के बारे में बताई। पहली बात तो मैं ये कर रही हूं कि N और H में थोड़ा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, और दूसरी बात मैं ये कर रही हूं कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होने के साथ साथ यहां पर क्या है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो बच्चों आप क्या समझे इस बात से कि ये दोनों ही गुण अमीन को प्रबल बनाते हैं कि वो अपनी बहुत सारी अभिक्रियाएं दर्शा सके। क्लियर है? ये दोनों गुण क्या बना रहे हैं? ये दोनों गुण ही आपके अमीन को और प्रबल बनाते हैं। तो ये दोनों गुण क्या करेंगे? ये दोनों गुण आपके अमीन को प्रबल बनाते हैं। क्लियर है इतना? अब आप देखोगे कि अगर मैंने लिखा RNH2, फिर मैंने लिखा RNH, फिर मैंने लिख दिया R और N। ठीक है, RNH2 का मतलब हुआ RN, एक H इधर एक H इधर। RNH का मतलब हुआ RN और एक ही हाइड्रोजन कनेक्टेड है और RN। ठीक है, इस RN का मतलब है कि यहाँ पर जो R होंगे वो दो होंगे, तो एक को आप R डैश मान लो, यहाँ पर होगा R, R डैश और R ट्रिपल डैश। तो इस N से एक R डैश कनेक्टेड होगा, एक आपका R ट्रिपल डैश कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर आपका एक R डैश कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो जो मैंने पहला यहाँ पर बनाया है स्ट्रक्चर, ये होता है आपका 1 डिग्री अमीन। ये वाला होता है आपका 2 डिग्री अमीन, और ये बच्चों जो आपका होता है इसको आप बोलते हो, ये हो गया आपका 3 डिग्री अमीन। तो अमीन आपको 3 रूपों में यहां मिल रहे हैं, 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि ये तीनों ही अमीन जो है ये इतनी सारी अभिक्रिया क्यों दर्शा रहे हैं? क्योंकि इन सबके पास एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युगल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन युगल। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल। युगल का मतलब होता है पेयर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर N और H में थोड़ा सा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, तो ये दोनों ही गुण इसको प्रबल बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं कि अपनी अभिक्रियाओं को दर्शा सके। इतना क्लियर? अब अगर मैंने RNH2 की अभिक्रिया की बात की, तो यहां पर मैंने आपको बोला कि मैं आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं बताऊंगी, लेकिन आज के लेक्चर में हम इसकी 7 अभिक्रिया में से सिर्फ एक ही अभिक्रिया पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक ही अभिक्रिया से हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला होता है अमीनों का क्षारकीय गुण। ठीक है, जो आपके अमीन है ना वो हमेशा क्षार की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? बेस की तरह काम करते हैं। तो अमीन जो है वो बेस की तरह काम क्यों कर रहे हैं? दूसरा, एल्किलन, एसिलन, कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया,
एरिल सल्फोनिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। कितनी बातें की मैंने यहाँ पर? मैंने बातें की 1 2 3 4 5 6 7। कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मैंने आपको अमीनों का विरचन बताया था, ठीक है, विरचन की 6 विधियां थी। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी है? रासायनिक अभिक्रियाएं टोटल आपके पास में 7 है, ठीक है। 7 में से अभी सिर्फ एक के ऊपर ध्यान दो, अमीनों का क्षारकीय गुण। क्या बात करने वाले हैं? अमीनों के क्षारकीय गुण के बारे में हम आज के विषय में चर्चा करने वाले हैं। क्षार का मतलब क्या होता है? क्षार का मतलब होता है बेस, ठीक है।